नमः संस्कृताय। संस्कृत भाषा शिक्षण में हम आज 13वें प्रश्न से पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 13, बालक के उच्चारण दोष का कारण नहीं है। ए, बोली की भिन्नता, बी, शारीरिक विकृति, डी, सी, ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों का समर्थक ज्ञान, डी, उच्चारण अभ्यास का अभाव। उत्तर सी, ध्वनियों का उच्चारण स्थानों का समर्थक ज्ञान। बोली की भिन्नता का अर्थ है अन्य भाषा के जानकार से अन्य भाषा का उच्चारण करवाना, जैसे हिंदी भाषा से अंग्रेजी का उच्चारण करवाना। प्रश्न नंबर 14 है, भाषा शिक्षण की अभिनव विधि है। ए, प्रत्यक्ष विधि, बी, भाषा प्रयोगशाला विधि, सी, हरबर्टीय शिक्षण विधि, डी, व्याख्या विधि। उत्तर बी, भाषा प्रयोगशाला विधि। भाषा शिक्षण की अभिनव विधि प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला एक नेटवर्क अनुप्रयोग है जो मूल भाषा कौशल की पद्धति को विकसित करता है। यह कंप्यूटरीकृत वातावरण में सीखने की पद्धति के माध्यम से भाषा में कौशल हासिल कराता है। प्रश्न नंबर 15 है, वाद विवाद प्रतियोगिता अधोलिखित में से किस कौशल के विकास में सहायक है। ए, पठन कौशल, बी, लेखन कौशल, सी, भाषण कौशल, डी, श्रवण कौशल। उत्तर सी, भाषण कौशल। वाद विवाद प्रतियोगिता में विचारों का आदान प्रदान साक्षात रूप से होता है। इसमें एक पक्ष अपनी बात संभाषण के माध्यम से रखता है तथा दूसरा पक्ष उसका उसी माध्यम से जवाब देता है। यह भाषण कौशल के विकास में सहायक है। इसे बोलने की कला विकसित होती है। प्रश्न नंबर 16 है, श्रुतलेख के समय अध्यापक द्वारा ध्यान रखने योग्य बात है। ए, शुद्ध स्पष्ट तथा जोर देकर वाचन करना, बी, श्रुतलेखांश बोलने की गति तीव्र हो, सी, अध्यापक अपने वाचन में बदलाव लाता रहे, डी, प्रत्येक वाक्य का बोलते समय विराम चिन्हों का ध्यान न देना। उत्तर ए, शुद्ध स्पष्ट तथा जोर देकर वाचन किया जाए। श्रुतलेख का अर्थ है सुनकर लिखा जाने वाला लेख। विद्यालयों में श्रुतलेख का उपयोग विद्यार्थियों की लेखन कला को सुधारने के लिए किया जाता है। इसमें अध्यापक को बोलते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका वाचन शुद्ध, स्पष्ट, सटीक एवं उच्च स्वर में किया जाए जिससे छात्र ठीक लिख सकें। प्रश्न नंबर 17 है, छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करेगा। यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है। ए, ज्ञान को, बी, अभिव्यक्ति का, सी, अधिग्रहण, डी, अभिरुचि का। उत्तर डी, अभिरुचि का। कोई श्लोक पढ़ने पर अच्छा लगे तो उसे कंठाग्र करने की अभिरुचि होती है। इसलिए छात्र पढ़े हुए श्लोक को कंठाग्र करेगा
में होने वाला जो व्यवहारगत परिवर्तन है वह अभिरुचि के उद्देश्य से है। प्रश्न नंबर 18 है, छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सहायक सामग्री है। ए श्यामपट्ट, बी फ्लैश कार्ड, सी रेडियो, डी टेप रिकॉर्डर। उत्तर डी टेप रिकॉर्डर। छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु टेप रिकॉर्डर उपयोगी है, क्योंकि इससे बच्चा बार बार सुनकर उसके उच्चारण का अभ्यास कर सकता है। प्रश्न नंबर 19, पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, बाद में नियम। यह शिक्षण सूत्र है। अनुभव से तर्क की ओर, बी विशेष से सामान्य की ओर, सी पूर्ण से अंश की ओर, डी सरल से कठिन की ओर। उत्तर बी सामान्य से विशेष की ओर। जहाँ पर पहले उदाहरण देकर बाद में नियम बताए जाते हैं वहाँ आगमन विधि होती है। आगमन विधि में विशेष के आधार पर ही सामान्य का कथन या सामान्यीकरण किया जाता है। आगमन विधि में पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, बाद में नियम। निगमन विधि में पहले नियम प्रस्तुत किया जाता है, बाद में उदाहरण। प्रश्न नंबर 20, संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाला दृश्य उपकरण है। ए सिनेमा, बी टेप रिकॉर्डर, सी फ्लैश कार्ड, डी ग्रामोफोन। उत्तर सी फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड संस्कृत शिक्षण में काम आने वाली दृश्य सामग्री है। प्रश्न नंबर 21, संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। ए प्रत्यक्ष विधि में, बी व्याख्या विधि में, सी मूल्यांकन विधि में, डी समवाय विधि में। उत्तर बी व्याख्या विधि में। संस्कृत शिक्षण में संस्कृत के अध्यापक को अध्यापन करते समय एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करना चाहिए, साथ ही साथ शब्दों की व्युत्पत्ति भी बतानी चाहिए। प्रश्न नंबर 22, अच्छे पठन के गुण बताए गए हैं। ए मनुस्मृति में, बी याज्ञवल्क्य शिक्षा में, सी अर्थशास्त्र में, डी निरुक्त में। उत्तर बी याज्ञवल्क्य शिक्षा में। याज्ञवल्क्य शिक्षा में अच्छे पठन के गुण बताए गए हैं कि किस प्रकार से किसी पाठ को पढ़ा जाए ताकि उसकी विषय वस्तु का सहज ज्ञान हो सके। इसका निर्देशन याज्ञवल्क्य द्वारा प्रदत्त शिक्षण पद्धति में है। प्रश्न नंबर 23, शिक्षण प्रक्रिया किस सीमा तक सफल है, इसका पता लगाया जाता है। ए मूल्यांकन से, बी समाज से, सी प्रधानाचार्य से, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए मूल्यांकन से। शिक्षण प्रक्रिया की सफलता मूल्यांकन पर आधारित होती है। मूल्यांकन से ही शिक्षण की प्रकृति एवं प्रवृत्ति का ज्ञान होता है। साथ ही साथ शिक्षण के स्वर की जानकारी भी प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 24, हितोपदेश का
संबंध किस विधि से है? ए. सूत्र विधि, बी. कहानी कथन विधि, सी. भाषण विधि, डी. उपर्युक्त सभी। उत्तर बी. कहानी कथन विधि। हितोपदेश के रचनाकार हैं नारायण पंडित। इसमें कहानी कथन विधि का निरूपण किया गया है। पंडित नारायण ने पंचतंत्र तथा अन्य नीति के ग्रंथों की मदद से हितोपदेश नामक ग्रंथ की रचना की है। प्रश्न नंबर 25, संस्कृत शिक्षण में कठिन उच्चारण वाली ध्वनियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए. सक्रियता का सिद्धांत, बी. क्रमबद्धता का सिद्धांत, सी. अभ्यास का सिद्धांत, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी. अभ्यास का सिद्धांत। संस्कृत शिक्षण में कठिन उच्चारण वाली ध्वनियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभ्यास का सिद्धांत है। निरंतर शब्दों के उच्चारण अभ्यास से वाक्यगत दुर्बोधता सहजता में बदल जाती है। प्रश्न नंबर 26, अर्थ समझते हुए वैदिक मंत्रों के स्वस्वर पाठ को कहा जाता है? ए. पारायण विधि, बी. सूत्र विधि, सी. वाद विवाद विधि, डी. उपर्युक्त सभी। उत्तर ए. पारायण विधि। अर्थ समझते हुए वैदिक मंत्रों के स्वस्वर पाठ को पारायण विधि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27, गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं है? ए. अनुकरण वाचन का, बी. विचार विश्लेषण का, सी. काठिन्य निवारण का, डी. लय युक्त स्वस्वर वाचन का। उत्तर डी. लय युक्त स्वस्वर वाचन का। गद्य शिक्षण में अनुकरण वाचन, विचार विश्लेषण, काठिन्य निवारण आदि सम्मिलित रहते हैं। प्रश्न नंबर 28, संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? छात्रों के ए. रसानुभूति कराना, बी. गति, यति, लय एवं भाव के अनुसार श्लोक पाठ करने की क्षमता का विकास करना, सी. शब्द भंडार में वृद्धि करना, डी. कविता के उदात्त भावों का विकास करना। उत्तर सी. शब्द भंडार में वृद्धि करना। संस्कृत काव्य शिक्षण के कुछ उद्देश्य होते हैं जो हमें संस्कृत शिक्षण के समय उपयोग में करने होते हैं, जैसे काव्य में रस की अनुभूति कराना, काव्य में लय, गति, यति, भाव के अनुसार श्लोक पाठ करने की क्षमता का विकास करना, और जिसका संस्कृत काव्य शिक्षण में उपयोग किया जाता है। संस्कृत काव्य में शब्द भंडार की वृद्धि नहीं की जाती। प्रश्न नंबर 29, पहले नियम बताकर उदाहरण दिया जाता है? ए. आगमन शिक्षण विधि में, बी. निगमन शिक्षण विधि में, सी. व्याख्यान विधि में, डी. प्रश्नोत्तर विधि में। उत्तर बी. निगमन विधि में। पहले नियम बताकर बाद में उदाहरण दिया जाता है, यह निगमन विधि में किया जाता है। और
जिसमें पहले उदाहरण दिया जाता है, बाद में नियम बताए जाते हैं, वह आगमन विधि होती है। प्रश्न नंबर 30, उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों की परीक्षा प्रणाली उपयुक्त होगी? केवल लिखित, बी केवल मौखिक, सी शास्त्रार्थ, डी लिखित एवं मौखिक। जहाँ पर केवल केवल का प्रयोग किया जाए वो तो ये ऑप्शन में काट दो कि ये दोनों ही गलत हैं। शास्त्रार्थ दो व्यक्तियों के बीच होता है, परीक्षाएं शास्त्रार्थ पर आधारित नहीं होती। उत्तर डी लिखित एवं मौखिक दोनों। उच्च प्राथमिक स्तर पर की गई छात्रों की जो परीक्षा प्रणाली होती है वह मुख्यतः लिखित और मौखिक दोनों रूपों में होती है। प्राथमिक स्तर में केवल लिखित प्रणाली तो हो सकती है, परंतु उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रणाली कुछ विकसित होती है। इस स्तर पर परीक्षा प्रणाली लिखित एवं मौखिक ये दोनों ही उपयुक्त होती हैं।